बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। ईरान के पास न्यूक्लियर डील बचाने के लिए कुछ हफ्ते बाकी हैं। वियना बातचीत के दरमियान अमेरिका का बयान, रईसी ने कहा पाबंदियां हटनी चाहिए। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जारी, इमरान खान ने कहा IMF जाने से मुल्क की सलामती मुतासर होती है। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर जोकोविच का वीजा कैंसिल कर दिया। हफ्ते को आखिरी अपील पर सुनवाई होगी। स्वीडन की वजीर आजम कोरोना से मुतासर। हांगकांग ने 153 मुल्कों से फ्लाइट्स पर पाबंदी लगाई। इंडिया में 2,65,000 नए कोविड केस। बंगाल में गंगा सागर मेले के लिए लाखों यात्री जमा। ड्रोन्स के जरिए गंगा जल का छिड़काव। दिल्ली की गाजीपुर मार्केट में बम पाया गया। पुलिस ने कहा 26 जनवरी से पहले दहशतगर्द हमले का मंसूबा था। निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मरकजी बजट पेश करेंगी। पार्लियामेंट सेशन 31 जनवरी से शुरू होगा। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि IMF के पास जाने से मुल्क की सिक्योरिटी मुतासर होती है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। ये पॉलिसी 4 साल के लिए लागू की गई है। प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में सिक्योरिटी पॉलिसी के एक हिस्से को जारी करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हर साल बाद IMF जाने की नौबत आती है तो इसका मतलब यह है कि आपकी मौशी पॉलिसी सही नहीं है और इससे आपकी सिक्योरिटी मुतासर होती है। पाकिस्तान की नई सिक्योरिटी पॉलिसी के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा अवामी सतह पर जारी किया गया है जबकि एक हिस्से को राज में रखा गया है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर डील को बचाने के लिए महज कुछ हफ्ते बाकी हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि वियना बातचीत कुछ हद तक आगे बढ़ी है, लेकिन उन्होंने वार्निंग दी कि यह अमल पीछे की तरफ जा सकता है। ब्लिंकन ने वियना बातचीत के दरमियान ये अहम बयान दिया। अमेरिका इनडायरेक्ट तरीके से इस बातचीत में हिस्सा ले रहा है। एक रेडियो स्टेशन से बातचीत करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि ईरान इस मरहले के करीब पहुंच रहा है जहां वो न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए ज़रूरी मवाद हासिल कर लेगा। ब्लिंकन ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर समझौते के रास्ते में खुद रुकावटें डाल रहा है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि मुल्क के खिलाफ पाबंदियां जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। उन्होंने वियना बातचीत के दरमियान एक ट्वीट में कहा कि वियना बातचीत का नतीजा चाहे कुछ भी निकले, ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटनी चाहिए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि चाइना और ईरान के दरमियान आपसी ताल्लुकात को बढ़ावा देने के लिए बहुत कामयाब बातचीत हुई है। उन्होंने चाइना का दौरा करते हुए ये बात कही। उनके साथ आला सतह के एक डेलीगेशन ने भी चाइना का दौरा किया। उन्होंने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से मुलाकात की। यूनाइटेड नेशंस की एक ओहदेदार ने कहा है कि सीरिया के जंगी मुजरिमों को जल्द या देर से इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस की ओहदेदार ने यह वार्निंग एक ऐसे वक्त दी जब एक जर्मन अदालत ने सीरिया के एक साबिक कर्नल को इंसानियत के खिलाफ जराइम के लिए सजा सुनाई है। कई मुल्कों में ऐसे केसेस चल रहे हैं जिनमें ऑस्ट्रिया, फ्रांस, हंगरी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड शामिल है। यूनाइटेड नेशंस की इंसानी हुकूक से मुताल्लिक हाई कमिश्नर मिशेल बैचलेट ने जर्मन अदालत के फैसले पर खुशी का इजहार किया। इस साबिक फौजी कर्नल अनवर रसलान पर 4000 से ज्यादा कैदियों को टॉर्चर करने का इल्जाम था। उस पर कत्ल, रेप और दूसरे कई इल्जामात लगाए गए। 58 साल अनवर रसलान दमिश्क के करीब एक जेल का इंचार्ज था।
رشیا اور مغربی ملکوں کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے. ایسے میں رشین فارن منسٹر سرجی لاوروف نے کہا ہے کہ ماسکو کا صبر جواب دیتا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ماسکو اپنے سیکیورٹی مطالبات پر امریکہ اور نیٹو کے جوابات کے لیے ہمیشہ انتظار نہیں کر سکتا. سرجی لاوروف نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ماسکو میں یہ بات کہی. رشیا کے فارن منسٹر نے کہا کہ صدر ولادیمیر پوٹین رشیا کی تجویزوں پر جواب ملنے کے بعد قطعی فیصلہ کریں گے. مغربی ملکوں کا الزام ہے کہ رشیا یوکرین پر قبضے کی تیاری کر رہا ہے. ماسکو اس الزام کو رد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے اپنی سرحدوں پر فوجیں تعینات. آسٹریلیا میں ٹینس سٹار نوواک جوکووچ کے ویزے پر سسپنس برقرار ہے. حکومت نے ایک بار پھر جوکووچ کا ویزا کینسل کر دیا لیکن انہیں ملک سے باہر کرنے میں دیری سے اتفاق کیا گیا. اس سے پہلے ایک عدالت نے نوواک جوکووچ کو آسٹریلیا میں رہنے کی اجازت دی تھی. وہ آسٹریلین اوپن میں حصہ لینے کے لیے میلبرن پہنچے لیکن انہیں روک کر رکھا گیا ہے. نوواک جوکووچ نے کووڈ-19 ویکسین نہیں لی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ انہیں میڈیکل ریزنز پر ویکسین سے چھوٹ حاصل ہے لیکن آسٹریلیا کی حکومت اس دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جوکووچ نمبر 1 ٹینس کھلاڑی ہیں. اگر وہ آسٹریلین اوپن کھیلتے ہیں اور خطاب جیتتے ہیں تو ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کر سکتے ہیں. حکومت کے وکیل نے جوکووچ کو بتایا کہ انہیں حراست میں نہیں رکھا گیا ہے, انہیں اپیل کرنے کا ایک موقع دیا گیا ہے اور ہفتے کو ان کی اپیل پر فیصلے تک انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا. آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے اس سے پہلے عدالت کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا جس نے جوکووچ کا ویزا کینسل کرنے کی راہ ہموار کی لیکن انہیں اپیل کا موقع دیا. سویڈن کی وزیر اعظم میگڈلینا اینڈرسن کو کووڈ-19 کے لیے پازیٹو پائے جانے کے بعد آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. 54 سالہ اینڈرسن کے علاوہ ان کی پارٹی کے بعض دوسرے لیڈرز بھی کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں. انہوں نے حال ہی میں پارلیمنٹ میں ہونے والی ایک ڈیبیٹ میں حصہ لیا تھا. اس سے پہلے سویڈن کے بادشاہ, ملکہ اور شہزادی بھی اس بیماری سے متاثر ہوئے تھے. ہانگ کانگ ایئرپورٹ پر 153 ملکوں سے فلائٹس پر پابندی لگا دی گئی ہے. ہانگ کانگ ایئرپورٹ پر یہ پابندی 16 جنوری سے 15 فروری تک کے لیے ہوگی. ہانگ کانگ نے 153 ملکوں کو جوخم والے ملک قرار دیا ہے. ہانگ کانگ کی حکومت نے اومیکرون اور کووڈ کے تعلق سے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی ہے. اٹلی میں اومیکرون کے کیسز تیزی سے پھیل رہے ہیں. فلپائن نے ویکسین نہ لینے والے لوگوں کے سرکاری ٹرانسپورٹ میں سفر پر پابندی لگا دی ہے. ساؤتھ کوریا کی ایک عدالت نے ویکسین پابندیوں کے تعلق سے کچھ رعایتیں دینے کا فیصلہ کیا ہے. بنگلہ دیش میں کووڈ کیسوں کو روکنے کے لیے سخت پابندیاں لگا دی گئی ہیں. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اومیکرون کی وجہ سے جرمنی ریسیشن کی دہلیز پر پہنچ گیا ہے. ترقی کے پیمانے مسلسل گر رہے ہیں. ایک ریسرچ رپورٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ جانسن اینڈ جانسن کی بوسٹر ویکسین اومیکرون کے خلاف 85% اثردار ثابت ہو رہی ہے. چائنا کے کئی مقامات پر کورونا وائرس کے کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے. 24 گھنٹوں میں 201 نئے کیس پائے گئے. یہ 200 دنوں کے سب سے زیادہ کیسز ہیں. چائنا کی شنگھائی میں کووڈ-19 کی صورتحال کے مد نظر ٹورزم سیکٹر پر سخت پابندیاں لگائی گئی ہیں. کمبوڈیا میں کووڈ ویکسین کا چوتھا دور شروع کیا گیا ہے. ساؤتھ کوریا میں اومیکرون کورونا وائرس کے زیادہ تر کیسوں میں پایا جا رہا ہے. فلپائن میں کووڈ-19 سے متعلق پابندیاں 31 جنوری تک بڑھا دی گئیں. آسٹریلیا کی نیو ساؤتھ ویلز ریاست میں مسلسل تیسرے دن نئی موتوں کا ریکارڈ بنا ہے. آسٹریلیا میں جمعے کو 56 نئی موتوں کو کنفرم کیا گیا. ان میں سے 29 نیو ساؤتھ ویلز میں ہوئی. آسٹریلیا میں کووڈ کیسوں میں اضافے کی وجہ سے ہاسپٹلز پر دباؤ ہے. صحت عہدیداروں نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے ہاسپٹلز میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد ریکارڈ سطح پر پہنچے گی. انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 2,64,000 نئے کووڈ کیس ریکارڈ کیے گئے. ایکٹیو کیسز بڑھ کر 12,72,000 ہو گئے ہیں. وزارت صحت نے اپنے اپ ڈیٹ میں بتایا کہ اب تک 155 کروڑ 39 لاکھ ویکسین ڈوزز دیے گئے ہیں. یہ بھی بتایا گیا کہ ملک میں اب تک 5,753 اومیکرون کیس پائے گئے ہیں. ایک ایسے وقت جب ملک میں کووڈ-19 کی تیسری لہر چل رہی ہے، ویسٹ بنگال میں گنگا میں ڈبکی لگانے کے لیے لاکھوں لوگ جمع ہو رہے ہیں. اس سے کورونا وائرس پھیلنے کے خطرے بڑھ گئے ہیں. اس دوران گنگا ساگر میلے میں عوام کو بڑی تعداد میں جمع ہونے سے روکنے کے لیے ڈرونز کے ذریعے گنگا جل کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے. صحت عہدیداروں نے وارننگ دی ہے کہ گنگا ساگر میلے
को कोरोना वायरस के हवाले से सुपर स्प्रेडर्स समझा जा सकता है। अहदेदारों ने कहा कि इस मेले में तकरीबन 3 मिलियन लोग यानी 30 लाख लोग हिस्सा ले सकते हैं। एक पुलिस अहदेदार ने बताया कि इस मेले के दौरान कोविड पाबंदियों पर अमल करना नामुमकिन है। ज़्यादातर यात्री कोविड उसूलों को तोड़ने पर डटे हुए हैं। इस पर अहदेदारों ने कहा है कि यात्रियों का मानना है कि भगवान उन्हें बचाएगा, इस स्नान से उनके पाप धुल जाएंगे और अगर उनमें वायरस है तो वो भी धुल जाएगा। इससे पहले दूसरी कोविड लहर के दौरान कुंभ मेले की वजह से कोरोना वायरस के केसों में इजाफा हुआ था। दिल्ली की गाजीपुर मार्केट में पुलिस ने एक बम को नाकारा बनाया और एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन किया। एक मसरूफ फूल मार्केट में 3 किलो का बम पाया गया। अहदेदारों ने बताया कि इसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना था। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि 26 जनवरी से पहले दहशतगर्द हमले की कोशिश की गई है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश आस्थाना ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि एक स्कूटी पर सवार एक शख्स सुबह 9:30 बजे मार्केट पहुंचा। उसने अपनी स्कूटी जिस पर एक बैग रखा था वहां पर पार्क की। बाद में फूल बेचने वाले एक शख्स ने पुलिस को इस लावारिस गाड़ी और बैग के बारे में बताया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अहदेदार फौरी इलाके में पहुंचे और मार्केट के रास्ते बंद कर दिए। बाद में बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड को तलब किया गया। इस इलाके में हजारों छोटे किसान, कारोबारी और बागबान जमा होते हैं। पार्लियामेंट का बजट सेशन 31 जनवरी को शुरू होगा जो 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। यह सेशन सदर जमहूरिया के खिताब के साथ 31 जनवरी को शुरू होगा। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को साल 2022-23 का मरकजी बजट पेश करेंगी। बजट सेशन का पहला हिस्सा 11 फरवरी को ख़त्म होगा। एक महीने के गैप के बाद बजट सेशन का दूसरा हिस्सा 14 मार्च को शुरू होगा जो 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। पार्लियामेंट का सरमाई सेशन 29 नवंबर को शुरू हुआ था और शेड्यूल से एक दिन पहले 22 दिसंबर को ख़त्म हो गया था। उस सेशन के दौरान काफ़ी गड़बड़ हुई थी। मरकज़ी हुकूमत ने बजट से पहले अलग अलग फरीक़ों से सलाह मशवरे का अमल तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले बजट में कोविड-19 के मद्देनज़र हेल्थ सेक्टर पर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शंस के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रियासत में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 मरहलों में पोलिंग होने वाली है। पहले मरहले के लिए 21 तारीख तक नॉमिनेशन दाखिल किए जा सकते हैं। कागजात की जांच 24 जनवरी को होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 27 जनवरी है। इस मरहले में 58 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग होगी। जिन जिलों में इस मरहले के तहत इलेक्शंस होंगे उनमें शामली, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, गौतम बुद्ध नगर शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पीर को डाइवर्स इकोनॉमिक फोरम से वर्चुअल खिताब करेंगे। कई आलमी लीडर्स इस फोरम में हिस्सा लेंगे जिनमें ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन, जापान के वज़ीर-ए-आज़म केशिडा फोमियो, इसराइल के नेफ्टली बेनेट के अलावा यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और दूसरे आलमी लीडर्स शामिल हैं। ये इकोनॉमिक फोरम एक ऐसे वक्त हो रहा है जब आलमी मईशत कोरोना वायरस की वजह से बुरी तरह मुतासर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन क्लॉस श्वाब ने बताया है कि हर कोई उम्मीद कर रहा है कि 2022 में कोविड-19 का खात्मा शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा आलमी चैलेंज हमारे सामने आना बाकी है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने माहौलियाती तब्दीली से लेकर समाजी इत्तेहाद और एतमाद दोबारा बनाने तक जैसे चैलेंजेस हैं। लीडर्स को चाहिए कि वो नए मॉडल्स अपनाते हुए इस तरह के मसाइल हल करें। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफरासत को दें इजाज़त और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।